What is up, ladies and gentlemen, boys and girls? Welcome to a very Sufi episode of the Viral Podcast by Daili Daniel, presented by Indus Enclave, powered by Viral Marketing. आज का पॉडकास्ट बहुत खास होने वाला है. टुडे इन द स्टूडियो आई हैव समबडी एक्सट्रीमली टैलेंटेड. 26 जनरेशन ऑफ कवाल्स को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं. एक लेगेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं. मॉडर्न डे कवाल हैं. लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम ऑन द पॉडकास्ट टुडे हमजा अकरम कवाल. बहुत शुक्रिया आपका. Thank you so much for having me. अच्छा, आपकी एक लेगेसी बैकग्राउंड है. आपकी फैमिली का नाम बहुत बड़ा नाम है, जिन्होंने कवाली की शुरुआत की, जो आज हम देखते हैं कि एक कवाली का एक पूरा सिनेरियो बना हुआ है. आई वांट टू नो अबाउट योर जर्नी कि आप खुद कवाली फैमिली से जो है वो बिलोंग तो करते हैं, बट आपने खुद कैसे फैसला किया कि मैं कवाल बनना चाहता हूँ? यार सबसे पहले तो कव्वाली फैमिली से जो बिलोंग करना है ना, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है. और जब आप किसी के लिए भी एक अनाउंसमेंट करते हैं ना, मतलब शो में अनाउंसमेंट होती है, अभी पॉडकास्ट में अनाउंस किया आपने कि यार 26 जनरेशन ऑफ कव्वाली, तो समझे 26 नस्लों की जिम्मेदारी आपके ऊपर आ गई. बड़ी भारी जिम्मेदारी है. और एक बात मैं ऐड करूं कि दुनिया के जो सबसे पहले कव्वाल थे, उनका नाम था मियाँ सामद बिन इब्राहिम. वो दुनिया के सबसे पहले कव्वाल हुआ. वो ऐसे हुए जब हज़रत अमीर खुसरो ने कव्वाली, लोग कहते हैं ईजाद की, मैं कहता हूँ कि ये कव्वाली, कुछ चीज़ें ईजाद की जाती हैं, कुछ चीज़ें डिस्कवर की जाती हैं. ये छुपी हुई एक चीज़ थी जो सिस्टमाइज़ की हज़रत अमीर खुसरो ने. तो जिन बच्चों पे करी, वो सारे यंग एज के बच्चे थे. उनमें जो सबसे बड़ी एज के थे, जो वाहिद शागिर्द थे हज़रत अमीर खुसरो के और कव्वाल बच्चा घराने के जो सरबरा हुए, उनका नाम था मियाँ सामद बिन इब्राहिम. ओके. हज़रत अमीर खुसरो ने उनको कव्वाली का इल्म सिखाया और उनके साथ मिलके उन 11 बच्चों को सिखाया. और वो 11 बच्चे जो थे हज़रत सामद बिन इब्राहिम के शागिर्द हुए. तो मेरे लिए खुशकिस्मती है और अल्लाह ताला का करम है कि मैं मियाँ सामद बिन इब्राहिम की 26वीं नस्ल रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. अरे वाह. तो आपको खुद सुन के लगा होगा कितने भारी भारी लफ्ज़ हैं, तो कितने भारी बोझ है कंधों पे. उसके बावजूद अल्लाह का बहुत करम है, चल रहा सब कुछ ज़बरदस्त. अच्छा, ये बहुत सारे प्रोफेशंस में ऐसा होता है कि अगर आपकी फैमिली में फॉर एग्जांपल डॉक्टर्स अगर होते हैं, तो अगर आपके वाले साहब डॉक्टर होते हैं या वालदा डॉक्टर होती हैं, तो फैमिली का इवेंचुअली एक प्रेशर ऐसा होता है कि बच्चा जो हमारा है वो भी डॉक्टर बने या फिर उसी प्रोफेशन को चूज़ करे, विच इज़ नॉट अ बैड थिंग. यस. तो आपकी फैमिली के अंदर भी यही था कि यू हैव टू बी अ कवाल, या आपको फ्रीडम मिला हुआ था कि यार यू कैन डू वट एवर यू वांट? और आपकी खुद इंक्लिनेशन कब थी कि आपने कब सोचा यार मैं खुद कवाल बनना चाहता हूँ? नहीं, मेरी फैमिली की तरफ से ऐसा कोई भी प्रेशर नहीं था, बल्कि मैं अपने केस में ये कहता हूँ कि वो मैंने प्रेशर लिया. ओके. मतलब मैं अपनी जनरेशन में ना, अगर कहें अपने घर की जनरेशन में, मैं सबसे पहला बच्चा हूँ. मतलब हमारे जो दादा हैं उनके 4 बच्चे. मैं पहले मेंशन करूं कि मेरे उस्ताद, मेरे ताया, इस वक्त कव्वाली की दुनिया का सबसे बड़ा नाम उस्ताद फरीद एयाज साहब. बेशक. और क्लासिकल म्यूज़िक मैंने जिनसे सीखा, वो भी क्लासिकल मौसीकी की दुनिया में सबसे बड़ा नाम उस्ताद नसीरुद्दीन सामी जिनका नाम है, वो दोनों मेरे ताया लगते हैं. तो ये जो 4 भाई हैं, फरीद एयाज, अबू मोहम्मद साहब, गुलाम अकरम साहब और अली अकबर साहब, इन चारों के जो नेक्स्ट जनरेशन है, उनमें सबसे पहले कव्वाली स्टार्ट करने वाला मैं हूँ. अच्छा. सबसे पहले अपना ग्रुप बनाने वाला मैं हूँ अपने भाइयों के साथ. मेरे भाई मेंशन करना हर वक्त बहुत ज़रूरी है, तैमूर अकरम, अब्दुल अकरम, बिकॉज उन दोनों के बगैर तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता. मतलब अभी भी अगर मैं सामने बैठा हूँ तो पीछे वो सारी जो सिस्टम है, हर चीज़ का सिस्टम है. जो एक चीज़ चल रही होती है, आपको पता है कि दिखने में कंपनी नहीं होती, लेकिन एक पूरी इंडस्ट्री चल रही होती है, तो वो सारी चीज़ें वो दोनों संभाल रहे होते हैं. तो मैं तो इसलिए मतलब ये प्रेशर मैंने, जिसको ज़बरदस्ती होता है ना, ज़बरदस्ती लिया अपने ऊपर कि नहीं यार मैंने तो करना है. मेरे बाद सबको ख्याल आया कि अच्छा ये पार्टी भी बनानी होती है, इंडिविजुअल भी काम करना होता है, क्योंकि अभी तक ख़ानदान में मेरे इतना बड़ा नाम है उस्ताद फरीद एयाज साहब का कि उनके बाद कव्वाली शुरू करना उनकी इजाज़त के साथ, यानी अपनी पार्टी बनाना, एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी की बात थी कि एक लेगेसी भी है, फिर लोगों से रेलेवेंट भी होना है और थोड़ा सा मॉडर्नाइजेशन भी लानी है कि ताकि हमारी जो ये जेन ज़ी जनरेशन है, ये थोड़ी सी कनेक्ट कर सके, इनके लिए एक्सेसिबल भी हो और कनेक्ट भी कर सके. तो उसके बावजूद एक ज़िम्मेदारी ली मैंने, और बस मैंने ज़िम्मेदारी ली, बाकी सारा करम अल्लाह का, सिर्फ अल्लाह का करम. अच्छा, आपको कितना टाइम टोटल ओवरऑल हो गया इन द इंडस्ट्री, और आपको कितना स्ट्रगल करना पड़ा यहाँ तक पहुँचने के लिए?
कितना रियाज करना पड़ा, कितना अपनी आवाज़ को टोन करना पड़ा? आवाज़ तो नेचुरली बहुत सारे लोग गिफ्टेड भी होते हैं, बहुत सारे लोग ट्रेन करते हैं अपनी आवाज़ को कि वो अच्छा बेहतर जो है साउंड करें। सो वर यू गिफ्टेड? आपकी आवाज़ जो थी वो गिफ्टेड थी या फिर बहुत पीछे एक बड़ी मेहनत है जो यहाँ तक आपको लेकर आई है इस मुकाम पे आज? सर क्या बात याद दिला दी, मेरी आवाज़ बिल्कुल भी गिफ्टेड नहीं थी, ना है। करम अल्लाह का बहुत सारा है, मेरी आवाज़ पे जो मेहनत की गई है ना सर, मतलब मेरी आवाज़ वो आवाज़ थी कि अगर मैं बचपन में हकला भी था, ओके, और सही। वो हकले होने के पीछे एक वजह होती है कि इंसान कॉम्प्लेक्शन में होता है, पता है? बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही है। तो उसके बावजूद मेरी आवाज़ बहुत बेसुरी कपकपाता था गाते हुए सब, मतलब अपने कज़न में सबसे ज़्यादा ही मैं, जिसको बोलते हैं कि अ, दबावा, समझ रहा हूँ, अगर आप इस तरीके से समझ कहें, रहा हूँ। तो बहुत सारे किस्से हैं जो मैं पिछले भी पॉडकास्ट में बता चुका हूँ। उसके बाद मैंने एक इंसान को सेलेक्ट किया, उनका नाम था उस्ताद नसीरुद्दीन सामी। बल्कि मैंने क्या सेलेक्ट किया, अल्लाह ताला ने मेरे दिल में डाला। तो मेरी आवाज़ में बार बार ये मेंशन करता हूँ कि उस रब के अलावा अगर किसी का सदका है तो वो उस्ताद सामी साहब का है। उन्होंने मतलब जाकिर हुसैन साहब ने एक पॉडकास्ट में कहा था, जाकिर हुसैन साहब जो उस्ताद जाकिर हुसैन साहब तबले वाले हैं, कि उस्ताद जो होता है दरिया होता है, ये आपके ऊपर है कि आप कतरा निकालें उस दरिया में से या बाल्टी भर भर के अपने ऊपर डालें। तो मैं जितना ज़र्फ़ था उनसे ले सका, वो तो अभी भी उनका फैज़ जारी है। मुझे लगता है कि अभी भी मैं उनकी रिकॉर्डिंग भी सुन लूँ, क्योंकि वो ज़्यादातर अमेरिका में होते हैं और मैं भी अमेरिका में होता हूँ, लेकिन वो न्यूयॉर्क में होते हैं, तो मैं कभी ह्यूस्टन में होता हूँ, कभी कहीं। लेकिन ज़्यादा बिलमुशाफ़ा तो अब सीखने का मौका नहीं मिलता जितना पहले उन्होंने मेहनत की है। लेकिन उन्होंने मेरी आवाज़ को इस काबिल बनाया कि लोग सुन सकें, और मैं तो ये कहता हूँ कि बर्दाश्त कर सकें। फिर उसके बाद चीज़ें मेंशन करना बहुत ज़रूरी होती हैं इन चीज़ों में ना, क्योंकि ये आर्काइव हो जाती हैं। तो एक होता है आवाज़ का इल्म, एक होता है स्टेज का इल्म। और मेरे लिए खुशकिस्मती कि मुझे स्टेज का जो पावर, स्टेज का स्टारडम सिखाने के लिए, मैं बोलता हूँ उनको कव्वाली के रॉक स्टार मिले, उस्ताद फरीद अहमद साहब। उनको पता है कि किसको क्या सिखाना है, किसको कैसे टैकल करना है। मैं उनको सिर्फ स्टेज पे तकता रहता था। मतलब मैंने उनका ख़तरनाक गुस्सा भी देखा है स्टेज पे, और मैंने उनका ख़तरनाक प्यार भी देखा है। मैंने ये भी देखा है कि वो किस तरीके से नॉर्मल कव्वाली को नात का रंग दे सकते हैं। मतलब मैं मेंशन करूं अगर इतनी सी बात, ताकि वो बात उस पे जिसको बोलते हैं कि स्टैंप लग जाए, कि एक जगह वो परफॉर्म कर रहे थे कि केसरिया बालम आओ ना पधारो मारो देश। तो ये फोक सॉन्ग है, इस पे भी नात का कोई सोच भी नहीं सकता। तो अचानक से उन्होंने गिरा लगाई कि मेराज की शब खालिक ने कहा पधारो मारो देश। मतलब क्या कनेक्ट किया? लिटरली रोंगटे खड़े हो जाएं, और मतलब पीर साहब वगैरह सब जिसको बोलते हैं कि सुरूर में आ गए। तो ये चीज़ें उनको देख देख के वो स्टेज का जो एक चीज़ होती है ना कि आप जितना भी सीख लें, मैं आपको एक बुक दे दूं ड्राइविंग की, कि गियर ऐसा लगता है और इतनी रेस देनी होती है, फिर क्लच हटाना होता है, लेकिन आपका जो असल काम है ना, वो जब शुरू होगा जब मैं आपको स्टीयरिंग पे बैठाऊंगा। तो प्रैक्टिकली आप उसको प्रैक्टिकली जब इम्प्लीमेंट समंदर करें। के अंदर धक्का दूंगा तो पता चलेगा ना कितनी गहराई है। तो वो मुझे उस्ताद फरीद अहमद साहब ने बहुत करम किया है, बहुत करम किया है, और बहुत अपना फैज़ से नवाजा है मुझे। मतलब अभी भी मुझे लग रहा होता है कि मतलब उनका फैज़ जारी है, दोनों उस्तादों का। उस्ताद मेरे बहुत सारे हैं, लेकिन क्लासिकल और कव्वाली के अंदर उस्ताद फरीद अहमद साहब और उस्ताद नसीरुद्दीन सामी साहब। तो इस वजह से ये बड़े-बड़े नाम हैं, बड़े-बड़े नाम के साथ बड़ी ज़िम्मेदारी है सर, क्योंकि जब अनाउंसमेंट हो जाए ना कि ये फरीद अहमद साहब के शागिर्द आ रहे हैं, तो लोगों के सुनने का परसेप्शन ही चेंज हो जाता है। वो जो एक्सपेक्टेशन होती है वो ही बहुत ऊपर चली जाती है कि यार इतना बिल्कुल। बड़े नाम के साथ एक हाँ, ये इनके उस फैमिली शागिर्द से हैं। कोई आ रहा है तो ऑब्वियसली दैट्स अ बिग प्रेशर ऑन यू। बिल्कुल ऐसे ही है। उसको फील करते हैं आप और उसको रिगार्ड भी करते हैं बिकॉज़ आपने अपने उस सारे उस्तादों का नाम भी लिया, जो कि बिल्कुल आजकल ऐसे। बहुत अनकॉमन है। लोग जब मशहूर हो जाते हैं थोड़े तो फिर उसके बाद फिर वो अपने जो उस्ताद वगैरह होते हैं उनको इतना मेंशन नहीं एक करते। तो वैसे ही नहीं करना चाहिए, ये तो बहुत छोटी, इसको जिसको बोलते हैं कि अमानत में ख़यानत करने वाली हरकत है। और ऊपर से मेरे तो उस्ताद ही सुपरस्टार्स हैं, तो
क्या बात है। अच्छा, ये जो सफ़र तय किया आपने, अपने उस्तादों का भी नाम मेंशन किया, इसमें इसके अलावा और किसका हाथ है जहाँ आपको इस मुकाम पे आज तक लेकर आए? सर मैं हर जगह मेंशन करता हूँ और सबसे ऊपर ही उनका नाम मेंशन करता हूँ, वो मेरे वालिद साहब हैं। एक तो सबसे बड़ी वजह ये है कि उनकी वजह से मैं इस फैमिली में पैदा हुआ। उनका नाम लगा, सरनेम लगा और उन्होंने मुझे ना, जिसको बोलते हैं कि जैसे वो नहीं मटका बनाने वाला जगह-जगह से देख रहा होता है कि कहीं यहाँ से ना हो जाए, कहीं यहाँ से। उन्होंने मुझे बचपन से स्टार बना के रखा। शुरू से ही लिटरली, मतलब अगर मैं कभी-कभार उनसे कुछ अभी अभी भी मेंशन भी करता हूँ ना कि अगर कि मेरी उसके साथ खुद को कभी-कभार अपने खुद को कभी-कभार अगर अंडरएस्टिमेट भी करता हूँ, तो यार वो तो मुझे इतना बड़ा समझते हैं कि जैसे मतलब मुझे समझवाते हैं कि तू यार कुछ और चीज़ है। तो जितना जितना भरोसा उन्होंने मुझ पे किया है ना, मेरे वालिद साहब ने, तो मैं हर बार मेंशन करता हूँ कि जो कुछ भी वजह है, वालिदा और वालिद की दुआएँ। बहुत सारे, हर बंदा 99% लोग ऐसे होते हैं कि जिनके साथ वालिदा की तो दुआ होती है। वालिदा तो ऐसी शय बनाई है अल्लाह ताला ने कि दुआ देगी वो। बहुत कम लोग होते हैं कि जिनको वालिद साहब भी दिल से दुआ दें। तो मैं उन खुशनसीबों में से हूँ कि वालिदा के साथ-साथ मुझ पे वालिद ने बहुत दुआएँ और बहुत शफ़क़त और मुझे एक फ्रीडम दिया। मतलब वो बात होती है ना कि यार तू कर, मैं हूँ ना, तू कर। अब वो ऐसा होगा तो फिर इसका जो रिज़ल्ट है वो ऐसा, मैं हूँ ना, मैं सँभाल लूँगा, मैं सँभाल लूँगा। तो वो ये जो सँभाल लूँगा लफ़्ज़ है ना सर, ये अगर किसी की ज़िंदगी में आता है ना, तो वो शेर बन जाता है। तो मुझे शेर बनाने में ना, मेरे वालिद साहब का जो ये लफ़्ज़ है ना, मैं सँभाल लूँगा, वो हर चीज़ में आगे जाके बात होगी तो मैं आपको जर्नी बताता रहूँगा कि किस-किस तरीके से बुरे दौर आए, लोग खिलाफ़ हुए। आपको पता है जब एक फ़ैमिली में जब आप काम शुरू करते हैं यस, एग्ज़ैक्टली, दैट वाज़ माय और नेक्स्ट क्वेश्चन। सेम काम शुरू करते हैं तो फिर आते हैं, तो उसके ऊपर अगर वालिद साहब पीछे हो ना, अल्लाह ताला उनको हमेशा सलामत रखे मेरे सर पे, यार तू कर मैं सँभाल लूँगा, तू कर मैं सँभाल लूँगा। और उसके ऊपर फिर पावर और उसके ऊपर हर तरीके से, मतलब जब मैंने पहला टूर करना था ना, दानियाल भाई पहला टूर करना था तो कोई प्रमोटर बुलाने पे राज़ी नहीं होता है और करना भी होता है, क्योंकि पहले आप स्टेज तक पहुँचते हैं, फिर ऐसे स्टेज घर पे आता है, फिर मसला नहीं है। अब तो ऐसा है कि बस इतनी सारी आप चीज़ें मना कर रहे होते हैं कि अपनी सिलेक्शन पे होते हैं। तो जो कुछ भी था ना, उन्होंने वो टिकट कराने के लिए, वो वीज़ा का इंतज़ाम करने के लिए कि मैं किसी तरीके से बच जा सकूँ, गाड़ियाँ भेज दी सर। मतलब हम लोग बाइकों पे आ गए, कोई मसला नहीं है, तू कर। लिटरली हमारे पास एक पासो थी, जब मैंने काम शुरू करा था और अचानक से पैसे की ज़रूरत हुई, मेरे वालिद साहब ने सोचा भी नहीं, पूछा भी नहीं। उन्होंने कहा, "यार टिकट का क्या हुआ?" मैंने बोला, "अब्बू हो जाए।" नहीं, नहीं, बोले, हो गए।" तो ये हम तीनों भाइयों के ऊपर जो वालिद साहब ने एक कंट्रोल रखा हुआ है ना, खूबसूरती वाला, शफ़क़त वाला, ये सबसे मेन पार्ट है हमारी कामयाबी का, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आपने खुद भी ज़िक्र किया कि आप जब एक लेगेसी फैमिली से आते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है उसमें पूरी आपकी एक्सटेंडेड फैमिली होती है और उसमें वो सब एक ही, ज़्यादातर लोग उसमें एक ही फील्ड में होते हैं। तो वो चैलेंजेस कैसे ओवरकम किए? उसमें क्या हर्डल्स आए? और वहीं से फिर मैं कनेक्ट करूँगा तो अपनी ज़िंदगी का लोएस्ट पॉइंट भी कोई आया हो तो मुझे उसके बारे में भी बताएँ। यार दानियल भाई, अचानक से ही ऐसा लगता है कि ये तो सब अपने थे, ये कैसे पराए हो सकते हैं? जब थोड़ा-सा भी अल्लाह का करम होना शुरू होता है ना, आपको अलग से अहमियत मिलना शुरू होती है। आपको लोग अलग से ही मेंशन कर रहे होते हैं। शो में जाते हैं तो अलग से ही एक मेंशन आ जाता है कि यार अच्छा, मतलब ज़िक्र भी नहीं था इस बंदे का कहाँ से। तो पता लगता है कि यार ये तो अपने ही थे। तो ये तो सर, मतलब ये बार-बार मेंशन करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये पॉइंट्स आते हैं ज़िंदगी में और यही सीखना है। मतलब कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मैं वालिद साहब को आके बताता था, अब्बू ऐसा-ऐसा हुआ है आज प्रोग्राम में, ऐसा-ऐसा हुआ है हुँ। और अपने ही लोग हैं और ऐसा किया। तो वो मुझे बल्कि इसको प्लस पॉइंट में कर देते, बोला ये तो अच्छी बात है। इसके बाद तुम्हें और जज़्बा आया ना कुछ करने का, ये तो बहुत अच्छी बात है, शुक्रगुज़ार रहो उन लोगों के, जो तुम्हारे साथ ऐसा करने पे अल्लाह ताला करवा रहा है, वो तुम्हारे साथ ऐसा करें तो इसका मतलब वो अल्लाह ताला तुम्हें और मज़बूत करना चाह रहा है। तो बहुत, मतलब अचानक से लोगों के चेहरे चेंज हो जाते हैं।
चेहरे चेंज हो जाते हैं, उसके बाद लोगों की बातें चेंज, किस तरीके से इसकी टांग खींचे, किस तरीके से टांग खींचे। मेरे एक मेंशन कर ही दूं, मैं नहीं चाह रहा था, लेकिन कुछ ऐसे आ जाते हैं बातें कि आपको ना, आपको अपने उस्तादों का नाम लेते हुए सोचना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उनके जो बेटे हैं या वो, अगर नाम लो तो वो 10 के अंदर मेंशन कर रहे होते हैं कि यार नहीं, ये तो हमारे वाले साहब का नाम इस्तेमाल करके काम ले रहा है। और अगर नाम ना लो तो बातें ये हो रही होती हैं कि यार ये देखो, सीखा हमारे वाले साहब से, नाम ले ही नहीं रहा। तो इतनी बुरी जगह फंस जाता है इंसान कि बोले या नहीं बोले, बताएं तो आप बताएं कि क्या करेंगे। हो जाता कि है। अगर आप नाम ले रहे हैं तो 10 के अंदर बातें हो रही हैं कि नहीं यार, मतलब ये कोई थोड़ी है, तो मेरे वाले साहब का नाम लेके काम ले रहा है, चलो सही है, नहीं ले रहे। अब नहीं देखा, मेरे वालिद साहब से सीखा लेकिन नाम नहीं ले रहा। तो ये चीज़ें जो होती है ना सर फैमिलीज़ के अंदर, ये इतना, मतलब मैं बताऊं कि ऑफिसेस के अंदर जो पॉलिटिक्स होती है ना, वो कुछ भी नहीं होती। जो ये, क्योंकि उसमें आपको पता होता है ना कि यार ना मेरा ये रिश्तेदार है ना मेरा खून है, ये करे तो लेकिन जो खून होता है, जो जिनसे एक्सपेक्ट नहीं होता, वो ऐसी चीज़ें कर रहे होते हैं ना, तो इंसान बोलता है कि यार ये तो। फिर उसके बाद एक करम आ जाता है, वालिद साहब चल यार मैं कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ। वो मुझे, मतलब आप ये देखेंगे कि मुझे जो, अगर मैं आपको चैट सुना दूँ ना अपने वाले साहब की, जब कभी मैं बाहर होता हूँ, मुझे वेम्बले के भरे भरे अरीना वो शुरू से भेजते आ रहे हैं, देख यार तू उसमें परफॉर्म करेगा। देख रहे हैं आप, जो जो नाम, जिन जिन नाम के साथ मुझे कराची में, पाकिस्तान में या ओवरसीज काम करना था, जिनके बारे में मैं सोचता था कि यार काश इनके साथ काम करूं, सर अब वो ऐसे हैं बिल्कुल, मतलब भाइयों वाले, कि वो मोहब्बत, कोई बड़े हैं तो बिल्कुल औलाद की तरह प्यार करते हैं, कोई अगर है तो वो भाइयों की तरह प्यार करते हैं, मतलब वो दीवाने हुए हैं, वो दीवाने हुए हैं। तो ये कॉन्फिडेंस जो था ना, ये वाले साहब को पहले से था। तो वो मैं तो कहता हूँ कि ये पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन है। ऐसे मुझे में तो अब आया है वो, लेकिन आपके वालिद साहब वो पहले से आपके लिए सोच वो रहे हैं। पहले से सोच रहे थे, वो मैनिफेस्ट कर रहे थे सारी चीज़ें। और अभी भी उन्होंने इतने बड़े बड़े प्लान करे में सर, मतलब मैं आपको अगर मेंशन करूँ ना, तो वही बात है ना कि ख्वाब वो है ही नहीं जिस पे आप घबराए नहीं। मेरे वाले साहब की अगर नमाज के बाद की आप दुआ देख लेना, तो उसमें एक पार्ट आता है कि मतलब हम तीनों भाइयों के लिए, मेरे लिए ख़ास तौर पे, कि यार वो मतलब उसमें ग्रामी का भी जिक्र आता है, उसमें नोबेल प्राइज़ का भी जिक्र आता है, उसमें वेम्बले का भी जिक्र आता है। मतलब जिसको बोलते हैं ना कि मैनिफेस्टेशन का ये लेवल है, सोच रहे हैं आप। समझ रहा हूँ। तो मतलब ये बहुत ज़बरदस्त। और ये चीज़ है, लोएस्ट पॉइंट का आप देखेंगे तो लोएस्ट पॉइंट ये था कि बिकॉज आपने मेंशन किया एक पर्सनल बात अभी कुछ देर हाँ, पहले कि यू हैड अ स्टैमर, आप हम्म, हकलाते थे, उसको ओवरकम करना, और फिर अभी इस वक्त आप एक कवाल हैं, मतलब यू परफॉर्म इन फ्रंट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल, तो कमिंग फ्रॉम दैट बैकग्राउंड टू ओवरकम दैट, ज़िंदगी में बहुत चीज़ें आपने देखी हैं जो मैं आपके अंदर देख सकता हूँ अभी इस वक्त। तो इसलिए मैं पूछना चाहता हूँ कि आप लोगों को मोटिवेट करें और बताएं व्हाट वाज द लोएस्ट मोमेंट इन योर लाइफ। यार लोएस्ट मोमेंट तो अभी भी आते रहते हैं। बिल्कुल, इंसान हर इट्स पार्ट वक्त, ऑफ लाइफ, इट्स पार्ट ऑफ पार्ट लाइफ। ऑफ लाइफ, बंदा समझता है कि यार ये मेरा लोएस्ट है, फिर उससे साला एक और आ जाता और है। लोएस्ट आया था बंदा ऐसे बोलता ही। है कि यार अब तो मैं ओवरकम हो गया, अब तो मैं, ये जो था ये सबसे लोएस्ट था, फिर आगे जाता ये फिर लोएस्ट आ गया। तो लेकिन इसका मकसद ये है कि आप कैसे लड़ते हैं। तो पिछला वाला जो लोएस्ट पॉइंट है ना, अगले वाले लोएस्ट पॉइंट के लिए आपको तैयार कर रहा होता है, अगले वाले लोएस्ट पॉइंट के लिए तैयार कर रहा होता है। और अगर फैमिली सपोर्टिव है ना, फैमिली सपोर्टिव है, तो मतलब सबसे पहले मेरे वालिद साहब और वालदा, उसके बाद मेरे दोनों भाई, मतलब ऐसे हैं कि मतलब जिसको बोलते हैं ना कि शेरों की तरह चारों तरफ से घेरे हुए होते हैं। फिर मुझे नसीब से जो मेरी बीवी बच्चे मिले, बहुत सपोर्टिव। मतलब जब एक बंदा स्ट्रगलिंग दौर में होता है ना, मेरा स्ट्रगल का दौर शुरू ही, मतलब मेरी 2016 के अंदर शादी हुई है, और मैंने 2016 के अंदर ही बिल्कुल अपने आप को ख़ानदान की पार्टी से अलग करके, जो बड़ी पार्टी थी उससे अलग करके अपनी पार्टी, तो समझ लें
अब वो कितना लोएस्ट मुश्किल दौर होगा। पॉइंट आ जाए और आपकी उसी वक्त नई नई शादी हुई है, उस समय जो आपका हमसफ़र आपको अच्छा मिल जाए ना, यकीन माने कि वो, मैं बोलता हूँ 50% काम तो घर के अंदर ही सेट हो जाता है कि यार आपको कुछ जस्टिफिकेशन देने की ज़रूरत नहीं कि यार अभी तो सब कुछ था, हम्म, मतलब सब बदल गया एकदम से। सब कुछ बदल गया, अचानक से ही लोएस्ट पॉइंट आ गया। उसमें तो मेरी बीवी मुझे बड़ी सपोर्टिव मिली, बड़े साबिर, तो इस वजह से फिर घर का माहौल वगैरह ऐसा रहा, तो इस वजह से बहुत बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हुई हैं सर। मतलब ऐसा हुआ है कि फेसबुक लाइव करवा दिया गया कि हमज़ा जो हैं इनको शो ना मिले। अच्छा, फेसबुक लाइव हाँ हाँ, आपके खिलाफ कर दिया गया? कर दिया अच्छा। गया कि डिफरेंट लोगों से हम्म, अमेरिका में मैं बैठा हुआ हूँ, तो अमेरिका में कॉल कर दी गई कि यार नहीं, इसका भी शो ना रखना। फिर उसके बाद इस हद सर, तक? वो लोग ना, अब मेरे, अगर आप जो असिस्टेंट हैं या मैनेजर हैं उन लोगों से पूछेंगे ना, वो अब वहाँ पर बैठे हुए, वो जब 2000 की ऑडियंस होती है ना, तो वो आखिरी इनक्लेव में बैठे हुए देख रहे होते हैं। और मुझे याद होता है कि यार इसने किया, हालांकि मेरे वाले साहब मुझे बहुत ठंडा रखते हैं, लेकिन यार हूँ तो इंसान ही ना, तो यहाँ तक भी हुई हैं चीज़ें। फिर जब चीज़ें तब्दील होती हैं, वो कहते हैं कि वो गम सभी राहतों तस्कीन में ढल जाते हैं, गम सभी राहतों तस्कीन में ढल जाते हैं, जब कर्म होता है हालात बदल जाते हैं। क्या बात है। तो फिर हालात बदलते हुए भी देखे लोगों के, सारे वो जो रिश्तेदार थे वो रिश्तेदार नहीं रहे थे, फिर अब दोबारा सब रिश्तेदार फिर हैं। करीबी रिश्तेदार हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा शुक्र होता है, अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा ही होता है। अच्छा, हम पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, फैमिली पॉलिटिक्स को हमने ओवरकम कर लिया, इंडस्ट्री के बारे में बात करते हैं। ये इंडस्ट्री भी, मैं बहुत आपसे पहले भी मैंने मुजद्दिद साबरी साहब जो हैं उनका भी माशाल्लाह। पॉडकास्ट किया है, तो उनसे भी मैंने यही सवाल किया, यार इंडस्ट्री के अंदर एक इंडस्ट्री होती है तो वो इट्स लाइक अ फैमिली, कि यार अगर कोई गिर रहा है तो उसको सपोर्ट करते हैं या उसको उठाने की कोशिश करते हैं या फिर नीचे से ज़मीन ही खींच लेते हैं। तो मैं आपका पर्सपेक्टिव इसमें देखना चाहता हूँ कि इंडस्ट्री जो है वो सपोर्टिव है, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे से लोग मिलते हैं, एक दूसरे के बारे में अच्छी राय रखते हैं, या कोशिश करते हैं यार काटो उसको? सर इंडस्ट्री के पहले तो पाकिस्तान की कोई इंडस्ट्री है ही नहीं अभी, समझ गॉट रहे इट, हैं आप। जी बिल्कुल। जिस इंडस्ट्री को हम देखते हैं ना, तो वो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, वो सपोर्टिव भी है, उनको पता भी है अपने लेजेंड्स को कैसे रखना है, अपने अपकमिंग को कैसे रखना है वो। लेकिन इंडस्ट्री के अंदर एक्सेप्टेंस जो है ना, वो नहीं है। इंडस्ट्री में एक्सेप्टेंस नहीं है। जब तक आप वायरल नहीं होंगे ना, जब तक आपको मेरी कॉल नहीं आएगी, समझ रहे हैं आप। लॉबी सिस्टम बहुत है, बहुत लॉबीज है, बहुत लॉबी सिस्टम है सर। साइड पिक करनी पड़ती है कोई? साइड पिक नहीं करनी पड़ती, आपने सबसे दोस्ती बनानी पड़ती है। मतलब जब तक आपकी दोस्ती नहीं है, आपको याद ही नहीं आएगा कि यार ये भी आर्टिस्ट है। मतलब यू हैव टू बी इन द राइट प्लेस विद दोज राइट पीपल। अल्हम्दुलिल्लाह मैं राइट प्लेस पे हूँ या था, या समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मैंने बड़ी कोशिश करी है कि इस लॉबी को कैसे तोड़ूं, इस लॉबी को कैसे तोड़ूं। मतलब मेंशन कर देता हूँ कि यही वजह है जो अभी तक मैंने कोक स्टूडियो नहीं करा। हाँ, कोक स्टूडियो, यस यस यस, कोक स्टूडियो के बारे में काफ़ी जो आर्टिस्ट हैं, जो जिनको ऑडियंस भी कहती है और ख़ुद भी वो अंडरस्टैंड करते हैं कि दे डिज़र्व अ स्पॉट इन कोक स्टूडियो, बट उनको बहुत सारों को फीचर नहीं मिलता, तो दैट्स पार्ट ऑफ द लॉबी, यू नॉट पार्ट ऑफ दैट लॉबी। मैं आपको यही तो बता रहा हूँ कि लॉबी सिस्टम पाकिस्तान में बहुत बुरा है। मतलब चलो सही है, एक क्लाइंट की तरफ से भी आता है कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, लेकिन यार मतलब अगर 2-3 कव्वाल अगर इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह शाइन कर रहे हैं, तो उसके अंदर यू नेम इट, आप गूगल करें, उसके अंदर हमजा आपको दिख रहा है, तो आपको कैसे नहीं दिख रहा हमजा यार? मुझे शिकायत नहीं है। क्यों शिकायत नहीं है? क्योंकि कोक स्टूडियो में लोग क्यों जाते हैं, आप मुझे जवाब दें। काम के लिए। मैं ऐसे, पता नहीं बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैं आजिज़ी के साथ ही बोल रहा हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपको ऐसे 20 आर्टिस्ट बता सकता हूँ जिनके कोक स्टूडियो के बावजूद भी उतना काम नहीं जितना मेरे पास काम है। लेकिन एक खलिश होती है, क्योंकि ये कोक स्टूडियो जो है ना, एक लैंडमार्क बन गया ना एक लैंडमार्क तरीके से, बन गया है, या मतलब लोग पूछते ज़रूर हैं। कि कोक स्टूडियो नहीं किया आपने। यार मैं साल के 8 महीने टूर पे हूँ,
अमेरिका, लंदन, यूरोप, और वहाँ पर ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है ना, वो बेचारे 20-20 साल से गए हुए हैं, तो उनको कुछ दिखता ही नहीं है। वो छूटते ही बोलते हैं कि यार कोक स्टूडियो। मतलब आप इतने बड़े शो कर रहे हैं, आपके सोल्ड आउट शो, आपने कोक स्टूडियो नहीं करा, तो उनको मैं कितना जवाब, क्या जवाब दूँ? उनको ये जवाब दूँ कि यार मतलब शायद उनको दिख नहीं रहा हूँ मैं? ऐसा है। मतलब लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ कि मुझे कोक स्टूडियो का जहाँ तक काम है, कोक स्टूडियो ने इतना बड़ा काम किया हमारी इंडस्ट्री के लिए, हुँ, बहुत आसानी करी है, ये क्रेडिट है उसका। मतलब उन्होंने पाकिस्तानी म्यूज़िक को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। मतलब लोग अभी भी कॉपी भी करना चाहें तो कोक स्टूडियो कॉपी नहीं कर रहे। मैं शिकायत नहीं कर रहा, एक फैमिली वाली शिकायत कर रहा हूँ कि जब आपस में एक इंडस्ट्री होती है, वो फैमिली होती है। हुँ, तो ट्रू। ये फैमिली वाली शिकायत है कि यार मतलब क्यों? मतलब ऐसा कोई मसला हो ना कि नहीं यार कोई लड़ाई है। नहीं यार, लड़ाई नहीं है, मतलब रात को हम साथ बैठे हुए होते हैं और सुबह मुझे पता होता है कि हमारा नाम नहीं है। तो इसमें तो मेरी पॉलिटिक्स ही है ना, पॉलिटिक्स ही हुई है, बिल्कुल। और वो कहाँ से है वो मुझे नहीं पता। इसमें बिल्कुल पता होता तो मैं इतना ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड में नाम भी ले देता। समझ रहा हूँ आपकी बात। जितने भी लोग हैं जिनके हाथ में पिछले दिनों कोको स्टूडियो, वो सब के सब से बहुत अच्छी दोस्ती रही है, या उनसे मुलाकातें रही हैं। लेजेंड लोग हैं तो उनसे मुलाकात रही है, और वो जानते हैं कि यार हमज़ा अकरम परफॉर्मर है, बिकॉज और चीज़ें वायरल हैं और पसंद करी जाती हैं, और सुना है उन्होंने लाइव बैठ के। लेकिन फिर वो इन शॉर्ट कि अल्लाह का करम है, जिस मकसद के लिए लोग कोको स्टूडियो में जाते हैं, वो मकसद अल्लाह ने वैसे ही पूरा कर दिया, तो अल्लाह ताला का कुछ और ही बड़ा प्लान होगा, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आज के दौर के अंदर कोई कव्वाल बनना चाहता है या फिर सूफ़ी सिंगर बनना चाहता है या म्यूज़िक परस्यू करना चाहता है, तो मेरा अमूमन सवाल ये होता है कि इसके अंदर, इस इंडस्ट्री के अंदर और इस प्रोफेशन के अंदर, कैन यू मेक अ लॉट ऑफ मनी एंड इज़ इट लाइक अ सस्टेनेबल इनकम जो आप यहाँ से बना सकते हैं, या फिर इसमें इट्स लक एज वेल, इट्स द टाइम ऑफ नंबर ऑफ ईयर्स दैट यू पुट इनटू द बिजनेस, पॉलिटिक्स की भी बहुत सारी चीज़ें हमने बात की इस बारे में। तो सस्टेनेबल है इस टर्म्स ऑफ कि यार इनकम, एक बंदा अगर चाहता है कि मैं बनूँ, कव्वाल बनूँ या सूफी सिंगर बनूँ, तो वो एक स्टेबल इनकम कर सकता है यहाँ से, इस प्रोफेशन से? यार असल में ये जो लफ्ज़ है ना वायरल, हम्म, इसने दुनिया को बहुत छोटा कर दिया। हम्म, आसानियाँ भी बहुत पैदा करी हैं। मतलब पहले पाकिस्तान में सिर्फ एक ही चैनल होता था, और जहाँ ऑडिशन भी होते थे, बड़े-बड़े आर्टिस्ट ऑडिशन देते थे पीटीवी के अंदर, रेडियो पाकिस्तान के अंदर। अब तो इतनी आसानी है कि आपने ऑडिशन भी नहीं देना, और आपने बस अपनी चीज़ यूट्यूब पे या फिर फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे या फिर टिकटॉक पे लगानी है। अगर वायरल वायरल हो गई, अगर आपके अंदर वो बात है, तो वो चल जाती है। एज़ फार एज़ इनकम इज़ कंसर्न, सर ये तो सिर्फ़ और सिर्फ़ नसीब की बात है। हम्म, मतलब सस्टेनेबल बिज़नेस अगर कुछ लोगों को आप देख लें, तो वो तो मतलब क्या से क्या बन गए, हम्म। क्या से क्या बन गए। लाइफ चेंज हो गई उनकी। मतलब लाइफ़ चेंज हो गई, वो गाड़ियाँ-शाड़ियाँ, और मतलब आप देख सकते हैं सारी चीज़ें चेंज हो गई। लेकिन कुछ ऐसे हैं कि जो बेचारे, जिन्होंने रियाज़त के अंदर 25-30 साल लगा दिए, लेकिन उनके पास अपना घर भी नहीं है। तो ये मेरे ख़्याल से सस्टेनेबल बिज़नेस तो नहीं है। हम्म, ये वायरल पे किसी का चल गया, मतलब अगर 20 सिंगर हैं, 20 में से 2 चल रहे हैं, या कव्वाल पार्टी का ही अगर आप लोग ले लें, तो अगर 100 कव्वाल पार्टी हैं, उसमें से सिर्फ 3 कव्वाल पार्टियाँ बहुत अच्छा कर रही हैं और बहुत अच्छा इनकम आ रहा है, तो फिर ये अच्छा बिज़नेस तो नहीं हुआ। हाँ, क्योंकि मेजॉरिटी जो है वो स्ट्रगल कर रही है और दे ट्राइंग टू मेक एंड्स मीट। हाँ, अगर कव्वाली म्यूज़िक की स्पेसिफ़िकली बात करें, तो कव्वाली पे पिछले 4-5 साल से बहुत गर्म है। हम्म, मैं अक्सर बोलता हूँ कि जिनका कव्वाली से ताल्लुक़ भी नहीं था, वो भी कव्वाल बन चुके हैं। ये जस्ट बिकॉज़ के डिमांड हिट बहुत है है। इस वक्त, डिमांड है। डिमांड बहुत है। वो शादियों में अब वो मेहंदी हाँ, नाइट के यस, साथ-साथ कव्वाली नाइट आ ऐड हो गई गई है। और वो एक कंपलसरी इवेंट हो गया है। तो जो जिनका काम भी नहीं था, जो कव्वालों के साथ बैठ के पीछे कीबोर्ड बजाते थे, उन्होंने पार्टी बना ली। 3 चीज़ें याद कर ली हैं, काली काली जुल्फ़ों के फंदे ना डालो, हल्का हल्का सुरूर, किसकी बात कर रहे हैं आप? और सर बहुत है। मतलब अब तो, मतलब पहले तो नाम मेंशन करने की ज़रूरत होती थी, अब तो मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। आप टिकटॉक खोलें और आपको दिख जाएगा। इतना बुरा हाल किया हुआ है, एक दो मैंने भी इतना, अटेंड किए हुए हैं ऐसे। सर इतना बुरा हाल किया हुआ है कि अगर वो मुझसे मुझसे मेरा एक मसला है कि मैं सबसे मोहब्बत से मिलता हूँ, तो सब मुझसे मोहब्बत से मिलते हैं और बहुत इज़्ज़त करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अगर वो मुझसे मोहब्बत से ना मिले, तो मैं तो उनके नाम खोल-खोल के डाल दूँ। बात ये है कि वो सामने आके इतनी इज़्ज़त से मिल लेते हैं कि मेरा मुँह नहीं बनता। नहीं तो सर इतना बेड़ा-गर्क किया हुआ है, मतलब मैं आपको और खुल के बताऊँ कि कव्वाली के अंदर आप एक्सपेक्ट करें कि आपकी फैमिली सामने बैठी हुई हो, और कव्वाल कव्वाल स्टेज पे 20 बंदों के साथ बैठा हुआ और गा रहा है, चोली के पीछे क्या है? सही कह रहे हैं आप। और कुछ की तो ऐसा है कि बिल्कुल वो सिंक ही नहीं है। मैं कव्वाली में भी रिसेंटली गया, एक हमारे दोस्त की एक
शादी थी तो उसने कवाली का इवेंट किया, आपको पता है कंपलसरी है आजकल। चले गए, हमने कहा चलो अच्छा यार एंजॉय करेंगे, मैं कवाली काफ़ी एंजॉय करता हूँ। बट आप यकीन करें मैं 15 मिनट या 20 मिनट भी वहाँ बैठ नहीं पाया। हम्म, 15 से 20 मिनट में बैठ नहीं पाया क्योंकि मेरे सर में दर्द हो गया यार। मैं ही बोल रहा और हूँ वो ना बड़ा कि मशहूर कवाल है, मतलब वो जो है अच्छा, शख्स जो है वो हाँ मशहूर तो हो जाते हैं ना हर शादी में उनका नाम आ रहा होता है। सर। टेक्निकल तो आप मतलब मैं तो ज़्यादा बेहतर समझ सकता हूँ ना। टेक्निकल तो मैं बात ही नहीं कर रहा, मैं तो एथिकली बात कर रहा हूँ। चलो सही है यार, अल्लाह का करम चल रहा है, कवाली है, कर रहे हो, कोई मसला नहीं है। लेकिन भाई टेक्निकल तो मैं बाद में जाऊंगा ना कि तुम सुर में हो या नहीं हो, या लय में हो या नहीं है, ये सिंक है नहीं। सर पहले तो एथिकली बात आ रही है ना, फैमिली बैठी हुई है ना, और अब आयात आप जो है वो वाहियात गाने गा गाने रहे गा हैं रहे हैं बैठे और हुए। मतलब सर क्या क्या हरकतें हो रही हैं। टिकटॉक खोलें आपके सब सामने आ जाएगा, सब सामने आ जाएगा। अच्छा, कवालों को लेके काफ़ी स्टीरियोटाइप्स होते हैं, काफ़ी बातें बहुत मशहूर हैं जो हम बचपन से हम भी सुनते हुए आ रहे हैं। यार ये कवाल जो है ये अल्कोहलिक्स होते हैं, शराबी होते हैं। और एक दो कवालों का नाम आता है कि यार वो तो भाई एक दो ग्लास पिए बगैर जो है वो चलते नहीं हैं। परफॉर्म ही नहीं कर पाते। तो ये इस पे आपका क्या टेक है? इज इट ट्रू या ये सारी बोगस बातें हैं, या ऐसा होता भी है? सर होता भी है, होता भी है। नहीं भी होता। ओके। ये जो है ना, इसका कव्वाली से कोई, बस मैं आपको इस बात पे मेंशन करूंगा, आपका ये परसेप्शन चेंज करूंगा कि इसका कव्वाली से कोई ताल्लुक नहीं है, वो उनकी पर्सनल लाइफ है, उनका ज़ाती फेल है ये इसको उनका हम कवाली से लिंक नहीं कर सकते कि यार ये हाँ कि ऐसी हुलिये में कव्वाल है कि आएगा, ये करेंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है ऐसे सर। अटायर मतलब में आएगा। मैं पूरी दुनिया में घूमता हूँ, लोग हैरान हो जाते हैं, मुझसे यही सवाल होते हैं, मुझसे ये सवाल होते हैं, यार आपसे पहले पिछला टूर था और फलाना कवाल का था, और उनकी तो मतलब पिए बगैर तो काम ही नहीं था, और आपके कमरे में आ रहे हैं तो हम क्या बोलते, नमाजें चल रही हैं, आपके वाले साहब आपको बोल रहे चलो भाई ज़ोहर का टाइम हो गया। मतलब हम अगर कभी कभार, आप आजकल शौक हुआ हुआ है नया, पहले तो हम लोग होटल में रहते थे, आजकल अमेरिका में नया शौक हुआ हुआ है एयरबीएनबी का। तो हम लोग सेलेक्ट वो जगह कर रहे होते हैं जो मस्जिद करीब हो, हलाल फूड करीब हो, मतलब। तो वो हैरान हो जाते हैं कि यार ये कि, तो हमने बोल रहे हैं यार वो पर्सनल मामला है। कव्वाली का जहाँ तक ताल्लुक है, आपकी आवाज़ के अंदर पाकीज़गी, आपकी आवाज़ के अंदर एक होता है सुर, एक होता है कशिश। वो कशिश जो है ना, पाकीज़गी के अलावा पैदा नहीं हो सकती। आप बहुत बड़े सिंगर बन सकते हैं, लेकिन बहुत अच्छे सिंगर बनने के लिए आपको ये पाकीज़गी का ख्याल रखना है। तो मेरी फैमिली में तो ऐसा है सर, मतलब मेरे दादा, मैं मेंशन करूँगा उस्ताद मुंशी रशीदुद्दीन साहब, वो तो मतलब आलिम फाजिल, उनका तो आज भी उर्स मनाया जाता है हर साल। उनके तो मुरीदी के सिलसिले हैं। तो मैं तो बड़ी स्पिरिचुअल फैमिली से आता हूँ, कव्वाली के साथ साथ, क्योंकि कव्वाली और स्पिरिचुअलिज्म का बहुत कनेक्शन है। कुछ कव्वाल हैं जिन्होंने बहुत बिगाड़ दिया है, बहुत बिगाड़ दिया है। ये अल्कोहल वगैरह की ये चीज़ें बड़ी बदनाम कर दी हैं। यही वजह है कि मैं बहुत एक्सक्लूसिवली, मुझे जिनको हमज़ा अकरम को बुलाना होता है उसको पता है कि क्या क्या चीज़ें हैं। मतलब एंटरटेनमेंट पूरा होगा, एंटरटेनमेंट पे कोई ये नहीं है कि मैं उनको बोलूँगा कि वो तमीज़ से बैठो, ऐसे नहीं नहीं नहीं, नाचो गाओ यार, तुमने एंटरटेनमेंट के लिए बुलाया मुझे। लेकिन ये चीज़ें नहीं, मतलब सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इसका ताल्लुक जिस तरीके से पान है ना, पहले आज के दौर पे तो आपका ये सवाल है ना शराब वाला, इससे पहले का सवाल था कि यार कवाल के लिए पान खाना बहुत ज़रूरी है। हाँ, ये भी मैंने काफ़ी नोटिस किया कि पुराने कव्वाल आई थिंक वो कुछ ना कुछ खा रहे होते थे, पता उसका नहीं, कल्चर से ताल्लुक है सर, कल्चर रिलेटेड है। उसका कल्चर से ताल्लुक है इट्स कि नथिंग टू डू विद योर नहीं वॉइस या नहीं फिर नहीं वोकल नहीं कोई ट्रेनिंग है कि आपने मुंह में कुछ रखना है उसके लिए। नहीं नहीं नहीं, Correct. बिल्कुल ऐसा ही है कि जो लोग इस तरफ के थे कव्वाल, दिल्ली की तरफ के, तो वो वहाँ का स्टाइल है पान खाना। तो वो कल्चरली ये बहुत सारी चीज़ें हम आपस में गड़बड़ कर देते हैं। ये बहुत बड़ी वजह है कि हमें, क्योंकि इसका एक प्रॉपर इंस्टीट्यूशन नहीं है, तो इसके बारे में पढ़ा नहीं गया, तो हम बनाते गए अच्छा ये वो है, अच्छा ये। अब एक पॉडकास्ट आप सामने कर रहे हैं, 3 बार मैंने आपको देख लिया कि आप चश्मा पहने हुए, तो अब मैंने क्योंकि आपसे पर्सनल बात नहीं करी है, तो अब आगे जाके ये रिवायत बन जाएगी कि यार पॉडकास्ट पढ़ने के लिए चश्मा पहनना ज़रूरी है। स्टेरियोटाइप हो जाएगा बेसिकली। इससे आपका कोई ताल्लुक है चश्मे से? पॉडकास्ट का कोई ताल्लुक है? नहीं नहीं, पॉडकास्ट अच्छा, पॉडकास्ट करने के लिए ब्लैक कपड़े पहनना ज़रूरी है? नहीं। इसलिए कव्वाल होने के लिए उन चीज़ों का कोई ज़रूरत नहीं, वो उनकी पर्सनल चॉइसेस हैं, पर्सनल फेल है उनका। वो पर्सनल फेल है, वो उसको अल्लाह ताला को जवाब देना है। लेकिन ऐसा नहीं होता। 90% मेरी फैमिली में तो सर सोच भी नहीं सकते इन चीज़ों का। अच्छा, मेरा एक सवाल है, मैं काफ़ी टाइम से नोटिस कर रहा हूँ, मैं कव्वाली को काफ़ी अप्रिशिएट भी करता हूँ, और मुझे पर्सनली कव्वाली, एज आई एम ग्रोइंग ओल्डर, मुझे कव्वाली और पसंद आती है। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो मैंने ये नोटिस करा है कि ज़्यादातर जो कव्वाल हैं वो आई वुड से 5 से 10
स्पेसिफिक कवाली हैं हम्म, जो ओजी कवाली है ना, जो पहले से जो पड़ी हुई हैं, जो आपकी फैमिली से भी आई हुई हैं, साबरी फैमिली से भी आई हुई हैं, XYZ जहाँ से भी आई हुई हैं, सब के सब वही कवाली जो है ना वो परफॉर्म कर रहे हैं बिल्कुल और सही। अपने कुछ ओरिजिनल एक दो करते हैं साथ में उसके। उस लेवल की कवालियाँ अब क्यों नहीं आ रही मार्केट के अंदर, और वो उस लेवल की कवालीज क्यों नहीं बन रही हैं? बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल है। ऐसा नहीं है कि वैसी कवालियाँ बन नहीं सकती, वैसी से मुराद नई कवालियाँ, ओरिजिनल कवालियाँ बन नहीं सकती। लोग ओरिजिनल कवाली पे काम भी कर रहे हैं, हम्म, सबका नहीं ले सकते, बहुत सारे लोग काम भी कर रहे हैं। मसला यह है कि ऑडियंस हम्म, ऑडियंस नहीं सुनना चाह रही, ऑडियंस नहीं सुनना चाह रही। आपकी शादी है, आपने पहले से लिस्ट भेजी हुई होती है, हल्का हल्का सुरूर, काली काली जुल्फे, ताजदार हरम, भर दो चोली। अब इसके अंदर अगर बंदा बोले ना कि यार ये दो ओरिजिनल्स हैं, ये मैं पेश करूं, अगर कि वो वायरल नहीं है, हम्म, अगर उसने नाम डाल दिया इसका, हम्म, तो आप फौरन बोलेंगे नहीं 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 यार मेरी ऑडियंस बोर हो जाएगी, यंग क्राउड है, नहीं 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 आप वही रखें, बस सर चुप के रखें, वही चलाएं जो वही चलाएं। चलती भी आ रही हाँ, है। तो इसके लिए जो आर्टिस्ट की जिम्मेदारी आती है कि आर्टिस्ट की जिम्मेदारी ये है कि वो अपना स्टूडियो वर्क करता रहे, और कभी तो होगा। मतलब मेरी एक कवाली बहुत वायरल हुई है, जो कि खुशकिस्मती ये है कि वो लिखी भी मैंने खुद, ओके, कंपोज भी मैंने खुद करी, और वो वायरल भी हो गई। वो है मैं दंग रह गया हूँ तेरा हुस्न देखकर, आंखों की मस्तियाँ तेरे चेहरे वो पे है, और वो देखकर। वाकई में अच्छी है। वो ओरिजिनल का मतलब ये कि मैंने लिखी भी खुद है, और वो मैं गाता हूँ, अगर मैं वो परफॉर्म करता हूँ तो लोगों को पसंद भी आते हैं। लेकिन ऐसी 100 कवालियाँ और हैं, ओरिजिनल्स ओरिजिनल बहुत सारे कवालों की भी हैं, मेरी भी हैं, जो है मौजूद। लेकिन अगर वो वायरल नहीं हुई तो आप सुनना पसंद नहीं करेंगे ना। ओके, तो ये जो लेगेसी हमारे कवाल थे, द लेजेंड्स जो हमारे पास से गुजरे हैं, ये उनका इम्पैक्ट इतना बड़ा था, नुसरत फ़तेह अली खान साहब हो गए बाकी, इम्पैक्ट इतना बड़ा कि हो वो गया आज सर, तक लोग उसी के शहर में हैं। मैं बताऊं, जी। उम्मीद है कि लोग इसको अच्छे वे में लेंगे। वो इम्पैक्ट इतना पड़ा, इतना पड़ा, इतना पड़ा कि वो कवालियाँ ना बिरयानी बन चुकी हैं। अब आप बोलेंगे बिरयानी का क्या मतलब, कोई भी शादी बिरयानी के बगैर पूरी क्यों नहीं हो रही भाई? अब कोई नई डिश लेके आए आप, हजारों डिशें कर दें आप, अल्फ्रेडो कर दें, कुछ भी कर लेकिन दें, बिरयानी ज़रूरी है, तो वो ये हो चुका वो है। नेसेसिटी बन चुकी है कि यार ये वाले जो कवालियाँ ये तो होनी होनी है। वो ये हो चुका है, और अल्लाह ताला ने नुसरत साहब को, उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब को इतनी इज्जत दी है, इतनी इज्जत दी है, अल्लाह ताला उनकी इज्जतों को और चार चांद लगाए, और चार चांद लगाए, और उनको जन्नत में आला से आला मकाम अता फरमाए। सर वो इतना काम करके चले गए, इतना काम करके चले गए कि कोई आर्टिस्ट अगर वहाँ से मुंह मोड़ता ना तो फिर वो आर्टिस्ट नहीं है। और मैं सिर्फ कवालों की बात नहीं कर रहा हूँ, कवालों का तो हक बनता है यार, क्योंकि वो कवाल थे, कवाली तो डोमेन में आ जाते, कवालों का तो डोमेन बनता है कि हाँ यार, मतलब कवाली है तो नुसरत साहब की चीज़ें गा सकते हैं, साबरी साहब की, अजीज़ मियाँ साहब की, मेरे दादा की, उस्ताद मुंशी रशीदुद्दीन साहब की, फरीद अय्याज साहब की। जो कवाल नहीं है ना, जिनका रॉक पॉप काम है, वो कवाली कर रहे हैं, वो नहीं मुंह मोड़ सकते सर नुसरत साहब से। यही वजह है कि कव्वाली में ना अभी इंडिया में भी कितनी बड़ी इंडस्ट्री है, इंडिया में हर चीज़ के अंदर काम हो रहा है, लेकिन जब उनको कव्वाली करनी होती है तो या तो नुसरत साहब का कवर होता है या किसी और आर्टिस्ट का कवर होता है। मतलब ये हमारे पास एक एज है, मैं तो इसको बिल्कुल ही बॉर्डरलेस मानता हूँ। मतलब इंडिया पाकिस्तान तो हमेशा से हम एक ही थे, और म्यूज़िक, क्योंकि मेरा ताल्लुक आपने मेंशन किया दिल्ली घराने से है, तो अनडिवाइडेड जब सब कॉन्टिनेंट था तो हम लोग एक ही थे। पाकिस्तान का नसीब अच्छा हुआ कि वो जितने भी कव्वाल हजरात थे ना, जो कि प्रॉपर वाले, जिनका प्रॉपर प्योर कव्वाली से ताल्लुक़ था, वो सारे इस इस तरफ आ रीजन गए, में आ गए। इस तरफ। और हमें बहुत प्यार मिलता है वहाँ से, बहुत प्यार मिलता है। बिल्कुल हम यहाँ से सिर्फ हमारा ये एक प्रॉब्लम है कि हम इधर उधर आजकल नहीं जा सकते, इंडिया वाले पाकिस्तान नहीं आ सकते, पाकिस्तान वाले इंडिया नहीं आ सकते, लेकिन यहाँ से बाहर निकल के, इवन कि सिर्फ दुबई में जाके ना, हमें ऐसा लगता है कि हम लोग बिल्कुल अपने एक ही हैं, घर वालों से मिल लिए हैं। लोग तो एक ही हैं, तो ऑब्वियसली बात है, कल्चर भी काफ़ी मिलता जुलता है हमारा। अच्छा हमजा भाई, मुझे ये बताएं कि आज के दौर के कवालों की रिस्पेक्ट और पुराने दौर के कवालों के रिस्पेक्ट में कोई फ़र्क नज़र आता है नए मॉडर्न दौर के साथ? कवालों की इज़्ज़त बढ़ी है या कवालों की इज़्ज़त कम हुई है? लोग कैसे रिसीव करते हैं? आज के दौर में, इसको मैं ऐसे कहूँगा कि आज के दौर में उन पिछले कवालों की रिस्पेक्ट और बढ़ गई है।
उनका अब पता लग रहा है ना कि अब जब ऑटो ट्यूनर का दौर है और लाइव कव्वाली परफॉर्म करते हुए लोगों का पता चल जाता है कि यार स्टूडियो में कुछ थे यार ये और लाइव में और कुछ और। लाइव में कुछ और है, तो उनकी इज्जत और ऑडियंस की नज़रों में बढ़ते जा रही है कि यार ये थे ओजी, इनका काम था। और उसके साथ साथ जो कुछ लोग उस चीज़ का ख्याल रख रहे हैं, अभी भी रियासत को कायम रखे हुए हैं, अभी भी एथिकली सारी चीज़ें लेके चल रहे हैं, तो कव्वाली म्यूज़िक पे तो इस वक्त बहार है सर, हम्म, बहार है। मतलब ये अभी नवंबर दिसंबर आ जाएगा ना, तो जैसे वो बकरा ईद के 3 दिन नहीं होते, सीजन। बकरा ईद के 3 दिन होते हैं ना, कि जो कसाई नहीं भी होते वो बोलते हैं अपनी गाय कटवा लो, बिल्कुल ऐसा हो जाएगा सर। अच्छा, मतलब हम लोगों के साथ भी जो पीछे कीबोर्ड बजा रहे होते हैं ना, वो भी अपनी अपनी पार्टियां बना के, क्योंकि शो पकड़ लेते हैं वो लोग भी। शो पकड़ लेते हैं सस्ते के अंदर। मतलब और कुछ लोग होते हैं जिनको स्पेसिफिकली नाम चाहिए होते हैं बहुत एक्सक्लूसिवली, तो उनको बजट का भी मसला नहीं होता, वो बड़े ज़बरदस्त का। कुछ लोग होते हैं जिनको सिर्फ खाना पूरी करनी होती है, एज रस्मन के कवाली नाइट करनी, तो वो किसी को भी बुला लेते हैं। तो वो फिर कोई भी वो क्या करते हैं, 2 हारमोनियम लेते हैं, दो प्रिंस कोट पहनते हैं चमक चमक वाले, और ऐसी ऐसी हरकतें कर रहे होते हैं सर, ऐसी ऐसी हरकतें कर रहे होते हैं। मैं कुछ क्लिप आपके साथ शेयर करूंगा, आप हैरान हो जाएंगे। टिकटॉक पे मतलब वायरल हुए हुए हैं वो लोग आजकल। हाँ, मतलब ये कव्वाली का क्या ताल्लुक है इससे, माधुरी के गाने से? 1 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 5 6 7, मतलब और वो धक 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 धक, पता नहीं क्या स्टाइल कर रहे होते हैं वो। मतलब हमें इसलिए बुरा लगता है कि अगर कोई बोले ना कि यार आपको क्यों बुरा लग रहा है, मेरा बुरा लगने का हक है। ये वो काम है जिस पे हमने अपनी 26 नस्लें मेहनत करी हैं, 800 साल हम लगाए हमने हमारे ख़ानदान के। ये भी कर सकते थे ना कि 2 कवाल बने, उसके बाद फिर डॉक्टर बन गए। अब तो अपॉर्चुनिटी का भी मसला नहीं है, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह फाइनेंशियल भी कोई मसला नहीं है, बड़े से बड़े कॉलेज में इंटरनेशनल जाके पढ़ सकते हैं, फिर भी इसको कायम रखा हुआ है। और वही पैशन के साथ, तो हमारा बुरा लगना तो बनता है, हमारा बुरा लगना बनता है, क्योंकि ये हमारे घर का काम है। ऐसे ही है। अच्छा, आप मॉडर्न डे कवाल हैं, यस। ठीक है, यू आर डिफाइनिंग अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑन कवाल्स एंड हाउ यू प्रेजेंट योर म्यूजिक। तो मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि आज की ऑडियंस के हिसाब से हाउ डू यू ट्वीक योर मेथड्स, आप किस तरीके से अपने म्यूज़िक को रेलिवेंट बना रहे हैं इन टर्म्स ऑफ जेंजी ऑडियंस, क्योंकि आपको पता है कि आजकल अटेंशन स्पैन बहुत छोटा है। बिल्कुल। पहले कवालियाँ जो हमने पहले कलाम देखे हैं वो तो 20-20 25-25 मिनट की कवालियाँ जो हैं वो एक ही सिंक में चल रही हैं। अब 3.5 मिनट में अब तो वो आपको पता है वो तो रील है ना, वो तो 60 सेकंड्स की कहानी है, वो तो उससे कम में भी फिर आप भी, लेकिन अटेंशन लोगों की चली जाती है। कव्वाली में फिर भी आपको एक इसका प्लस पॉइंट मिल जाता है कि गाने अगर 3.5 मिनट में ख़त्म हो जाते हैं, उसमें भी 3.5 मिनट में मैं कहूँगा कि 80% तो इंस्ट्रूमेंट्स बज जाते हैं। कव्वाली में ये है कि आप 7-8 मिनट फिर भी रिलीज़ हो रहे हैं, 10 मिनट तक भी आप लेके जा सकते हैं। मसला सारा ये है कि एक्सेसिबल बनने का, कुछ चीज़ें एक्सेसिबल होना बहुत ज़रूरी होती हैं, एक्सेसिबल भी और रेलेवेंट होना भी बहुत ज़रूरी होती है। देखिए, दुनिया में बहुत सारे शायर गुजरे, लेकिन गालिब का नाम कितना बड़ा क्यों है? क्योंकि कुछ चीज़ें जब मिसाल में यूज़ होना शुरू हो जाती है ना, कुछ चीज़ें जो आपकी डेली लाइफ से इसका हो जाता है ना, कि आप डेली लाइफ में यूज़ कर सकें। कुछ बातें, कुछ कॉमेडियन ऐसे हैं जिनका डेली लाइफ में, जैसे हमारी पता नहीं कौन ज़िक्र कर रहा था कि यार इतना काम किया उमर शरीफ साहब ने, कि कभी भी दोस्त यार बैठे हों फिर कुछ ना कुछ उनका जोक आ ही जाता है। वो रियल लाइफ को लेके चल रहे थे, वो स्क्रिप्टेड नहीं होते थे। तो कव्वाली भी अभी जो वायरल चल रही है, बहुत सारी पुरानी निकल के आ रही है नुसरत साहब की, वो सारी रेलेवेंट होते जा रही हैं। जब तक आप ऑडियंस के साथ रेलेवेंट रहेंगे, आप इन रहेंगे, आप वायरल रहेंगे। तो कव्वाली तो मेरा जो था इसको ध्यान में कि यार मैंने ना ऑडियंस को, क्योंकि जेंजी जो है इसका अटेंशन भी बड़ी छोटी है और इनको सादी चीज़ें समझ में आती हैं। बहुत कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें समझ में नहीं करो आती। कॉम्प्लेक्स, जब वो तुम्हारे पास आ जाए, जब शो में आए हुए 2 घंटे का शो है, तो उसमें 3-4 चीज़ें आप ऐसी भी दिखा दो कि आपका एक ख़ानदानी लेगेसी भी पता चले, लेकिन आप उनको, ताकि उनको आगे चलानी है। 26 नस्ल तक तो मेरे फैमिली मुझ तक लेके आ गई, अब मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आगे लेके जाऊं। अगर मैं इस वक्त ऑडियंस मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगी और मुझे मजबूरी के तौर पे अगर कुछ और करना पड़ गया, तो आने वाली नस्लें ना कव्वाली सुनेंगी ना कव्वाली करेंगी मेरे आने। तो इसलिए मुझे ऐसा बनाना है, ऐसा मॉडर्न रखना है, मॉडर्न भी हो, उसकी पैकेजिंग भी ऐसी हो कि यार आप भी पसंद करें और मैं, सारी चीज़ें बेस्ट चलें। तो हाँ, लेकिन वही वाली बात कि बेहूदगी से हटना है। कव्वाली का जो स्टैंप लगा हुआ है उसको ध्यान में रखना है,
उसको ध्यान में रखते हुए सारी चीज़ें यार, कोई बाउंड्री थोड़ी है, इंसान बाउंड्री खुद बनाता है। अच्छा, हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़ टू प्रोड्यूस एन एल्बम इन पाकिस्तान? कितना मुश्किल होता है एक एल्बम बनाना, और कितना मुश्किल होता है एक कव्वाल के लिए, एक सूफ़ी सिंगर के लिए अपना एल्बम रिलीज़ करना, उसको प्रमोट करना, उसको ऑडियंस तक पहुँचाना? वो स्ट्रगल्स के बारे में थोड़ा सुनना चाह रहा हूँ मैं। सर, एल्बम बनाने में तो सबसे पहले जो चीज़ आ जाती है, बहुत बड़ा खर्चा है। खर्चा बहुत है। बिल्कुल। क्योंकि अब जिस लेवल की रिकॉर्डिंग टेक्निक्स वगैरह पहुंच गई हैं ना, कि कुछ चीज़ें मिक्स होती हैं एबे रोड से, और कुछ चीज़ें मिक्स होती हैं अमेरिका में, कुछ कहीं होती हैं, कुछ कहीं होती हैं। मिक्स उस लेवल की मिक्सिंग पहुंचाने के लिए जिस लेवल के ऑडियंस आपको चाहिए, होने को तो मतलब कुछ भी हो रहा है। होने को तो बस एक कीबोर्ड के कव्वाली एल्बम तो इस तरीके से भी हो रहे हैं कि कीबोर्ड पे एक बंदा पूरा म्यूज़िक बना रहा है, और वो जाके 2-4 फ़िल्मी गानों पे या ख्वाजा या बाबा लगा देते हैं, वो कव्वाली हो जाती है। हुँ। 2-4 फ़िल्मी ट्यूनों पे हो तो वो भी रहा है। लेकिन एक प्रॉपर एल्बम जिसको बोलते हैं ना, कि जिसके ऊपर लिरिकली भी काम हुआ हो, मेलोडी भी काम हुआ हो। और अभी जैसे मैंने एक एल्बम रिलीज़ किया, मैं मेंशन करूँ, ए फॉर अलिफ के साथ एक एल्बम है, और उसका टाइटल है द इकोज़ ऑफ द सूफी कोड। हुँ। बड़ा इंटरेस्टिंग है वो, उसमें आपके जो टाइटल्स हैं वो मैंने देखा कि वो इंग्लिश में आपने वो टाइटल्स रखे हुए हैं। हाँ, इकोज़ ऑफ द सूफी कोड, उसका मकसद ये था कि किस तरीके से हम कव्वाली के मेन एसेंस को सुनाएं। और ओके। मुझसे मेरी ऑडियंस पिछले कोई 2 साल से वो एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। क्योंकि एक तो होता है ना कि एक आप कुछ नहीं होते, एक होता है कि आपकी तरफ से लोग बिला वजह फैला भी देते हैं। हुँ। लोगों का पर्सपेक्टिव हो जाता है ना, यार ये इसीलिए ये हल्की चीज़ें कर रहा है कि भारी कर नहीं सकता। हाँ, ये स्टैम्प भी लग जाता है। सही है। तो ये एक्सपेक्ट नहीं करी थी। और ऐसे दौर के अंदर जब अल्लाह ताला का बहुत करम चल रहा है, चीज़ें वायरल चल रही हैं और टूर्स चल रहे हैं और काफ़ी अल्लाह ताला का दिया हुआ नाम चल रहा है, उसमें ऐसा एल्बम निकालना जिसमें सारी, इसमें 100 मतलब कोई कॉम्पोजिशन 200 साल पुरानी है, कोई 700 साल पुरानी है, कोई 50 साल पुरानी है। ये वो वाली कॉम्पोजिशन है जो कव्वाली की स्टैम्प्स थी, हुँ। जो मुझे करना बहुत ज़रूरी। अभी तो बहुत आ रहे हैं एल्बम ऐसे ही, ये भी आ रहे हैं, और इसके साथ साथ मेरा फ्यूजन भी आ रहा है सर। अच्छा, मतलब फ्यूजन एल्बम आ रहा है पूरा? फ्यूजन पूरा एल्बम आ रहा है, ओके। पूरा टेक्नो एल्बम आ रहा है। अभी मैं एक शो टेक्नो कर एल्बम आ हाँ, रहा है? अभी एक ओह! शो कर रहा हूँ मैं, उसका नाम ही टेक्नो कव्वाली है। टेक्नो कव्वाली? हाँ, यस। वेरी और इंटरेस्टिंग। उसका टाइटल है कव्वाली ऑन द रॉक्स। कव्वाली ऑन द रॉक्स। यस, वो मैं कराची में कर चुका हूँ, इस्लामाबाद में परसों कर रहा हूँ। ओके। हावी के साथ आप कर रहे हैं मेरे ख्याल से? यार हावी के साथ कर रहे हैं, हावी भी क्योंकि उसकी भी कव्वाली की ही चीज़ें मशहूर हुई हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत अच्छा सिंगर है, उसकी भी कव्वाली की चीज़ें मशहूर हुई हैं, तो वो भी जेन ज़ी के लिए बड़ा रेलेवेंट है। हुँ। बहुत पसंद करती है उसको ऑडियंस, मतलब दीवानी है उसकी। तो यही वजह है कि वो भी कव्वाली की चीज़ें परफॉर्म करें अपने स्टाइल में, तो मैं कव्वाली के स्टाइल में, बट विद द फ्यूजन, विद द ट्विस्ट के टेक्नो और थोड़ा सा रॉक और ये चीज़ें करके, ताकि और किस तरीके से मैं ऑडियंस और बड़ी हो आपकी और ऑडियंस खींच सकूँ। और लगाएँ। मेरी ऑडियंस बड़े होने से ज़्यादा ज़रूरी है कि कव्वाली की ऑडियंस बड़ी हो, हुँ। और बड़ी हो मतलब कव्वाली की ऑडियंस दुनिया में तो इंटरनेशनल तो बहुत बड़ी है। मतलब गोरे तो दीवाने हैं कव्वाली के। हमारे पास वाले जो है ना, वो बार-बार कहीं न कहीं निकलते रहते हैं। कभी रॉक की तरफ चले जाते हैं, तो कभी इस तरफ चले, तो उनको खींच के रखना, यार ये हमारी म्यूज़िक है। सर, मैं दुनिया के बड़े-बड़े प्लेटफ़ॉर्म पे ये बात कर चुका हूँ, और इस बात का मकसद ये है कि बहुत सारी म्यूज़िक पाकिस्तान में बन रही है, हर तरीके की बन रही है। लेकिन अगर कोई ऐसी म्यूज़िक है कि जिसको पाकिस्तान कह सके कि दिस इज़ पाकिस्तानी म्यूज़िक, वो कव्वाली है। हमारी दुनिया के इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स के अंदर जब भी आपको कल्चरली अपने आप को रिप्रेजेंट करना होता है, या फिर ग्लोबली भी अपने आप को रिप्रेजेंट करना होता है, तो सर नुसरत फ़तेह अली खान साहब से बड़ा कोई नाम नहीं है, और वो कव्वाल थे। तो कव्वाली हमारी अपनी है, इसको नहीं भूलें, इसको ना भूलें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी म्यूज़िकली दुनिया भर में एक शनाख्त रहे, तो कव्वाली को तो आपने पकड़ के रखना है, क्योंकि कव्वाली एक ऐसी चीज़ है जिसको आप धड़ल्ले से कह सकते हैं कि यार ये पाकिस्तान की है। ऑथेंटिक पाकिस्तानी है। बिल्कुल ऐसा। अच्छा, मैंने आपकी परफॉर्मेंसेस जो देखी हैं उसमें आप टिपिकल कव्वाल की तरह परफॉर्म नहीं कर रहे। उसमें आप सिर्फ बैठे हुए नहीं हैं, मैं देख रहा हूँ कि आप उसमें खड़े हुए भी हुए हैं और एंगेज भी कर रहे हैं ऑडियंस के साथ। तो वो मॉडर्न फ्यूजन जो लेकर आए हैं, वो टेक्निक्स जो हैं वो कैसे दिमाग में आई कि यार ये मैंने करनी है, और उससे कितना अच्छा रिजल्ट मिला आपको? यार मैं उसके लिए बड़ा मकसद ये था कि मैं, वही बात है ना कि किस तरीके से एनर्जी दिखा सकूं, कुछ नया दिखा सकूं। कव्वाली हो रही है और सब सेम कव्वाली पढ़े, क्या ऐसा स्टैम्प होगा?
कोई ऐसा स्टैम्प हो जो बोलें कि यार ये हमजा अकरम है। तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें करना ज़रूरी थी और उस पर बड़ी बातें भी बनी। बहुत जो होते ना आपके अपने ही होते हैं, बड़ी बातें बनी कि खड़े होकर कवाली कौन करता है। फिर उसके बाद मैं देखता हूँ अगले शो के अंदर कि खुद भी कर रहे हैं वो। इसके लिए मैं एक शेर मैंने अपने स्टेटस पे भी लगाया था और समझने वाले समझ जाएंगे। क्या तमाशा है कि सब मुझको बुरा कहते हैं, क्या तमाशा है कि सब मुझको बुरा कहते हैं और सब चाहते हैं मेरी तरह का होना। क्या बात है। मतलब आप उस बात पे इशू भी उठा रहे हैं कि यार ये होना नहीं चाहिए, फिर आप अगले शो में वही चीज़ें कर रहे होते हैं। एक जो मेरी चीज़ वायरल हुई थी ना, जो आजकल हर कोई कर रहा है, मतलब नई जनरेशन में तो हर कोई कर रहा है, उसका मैं आपको आप सर्च कर सकते हैं, गारंटी दे सकते हो कि मुझसे पहले, अल्लाह के करम से, मैं बार बार अल्लाह का करम मेंशन कर रहा हूँ, मुझसे पहले वो किसी ने भी नहीं करा। ऑडियंस इंट्रैक्शन। अच्छा। मैंने क्या किया, बड़ी वायरल चीज़ चल रही थी, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो नुसरत साहब की, बहुत वायरल हुई थी। मैंने सखर IBA में परफॉर्म किया। ओके। कोविड के फ़ौरन बाद शो था, मतलब बहुत मुश्किलों से शो होना शुरू हुए थे। मैंने क्या करा, एक अचानक से आइडिया दिमाग में आया और मैंने क्या करा, आधा शेर बोला और आधा ऑडियंस से बुलवाया। अच्छा, जैसे सिंगर्स यूजुअली करते हैं। ये कवाली में आज तक नहीं हुआ। कवाली में कभी नहीं हुआ था ये। संभालो जरा, वहाँ से ऑडियंस सीखी, अपना चल गुलाबी दिखाओ ना। सर रातों रात वो हुआ, मेरी टीम ने वो इंस्टाग्राम पे डाला और अपलोड वो किया, वायरल हो गया वो। सुबह उठे तो सर वो मिलियंस, और पता नहीं क्या उसका एक स्टाइल। फिर वो काली काली जुल्फे गाने का भी वो स्टाइल बन चुका है कि जितने भी कव्वाल हजरात हैं अब वो रोकते हैं और ऑडियंस से गवाते हैं। ये अल्लाह के करम से ये मेरे सर पे अल्लाह ताला ने रखा, ये स्टाइल सिर्फ मेरा है। ये स्टार्ट ही उसके बाद आपने सबने किया। स्टार्ट ही आपने किया था ये। यस। तो बस वो कोई चीज़ होती है वो ऊपर से आती है आमद और वो हो जाती है, फिर वो करम हो जाता है। तो उस चीज़ ने मुझे बड़ा जिसको बोलते हैं आज के दौर में सो कॉल्ड वायरल किया। अच्छा, आपका जो नेक्स्ट शो है जो इस्लामाबाद में आप परफॉर्म करने वाले हैं, उसमें हावी भी है आपके साथ। यस, उसमें हावी भी आपके साथ हैं। Yes. तो हाउ इज वर्किंग विद हावी? यार बड़ा अच्छा आदमी है और बड़ा अच्छा सिंगर है और हम दोनों एक दूसरे को बहुत इज़्ज़त दे रहे हैं क्योंकि अल्लाह ताला ने जिसको इज़्ज़त दी है उसकी इज़्ज़त करना हम पे फ़र्ज़ है। तो यार बंदा बहुत अच्छा है, मतलब उसकी बातों में डेप्थ है। तो वैसे तो वो अपना एक पूरा सेट परफॉर्म कर रहा है, मैं अपना एक सेट परफॉर्म कर रहा हूँ और कुछ सरप्राइज़ भी है हम दोनों की तरफ से, जो कि क्योंकि पता नहीं आपका शायद बाद में रिलीज़ होगा तो फिर तो मसला नहीं है, या हाँ, तो जब तक हो चुका होगा तो लोग देख चुके होंगे कि हम आपस में मिलके कुछ नुसरत साहब की चीज़ों के लिए कुछ एक सरप्राइज भी करें दोनों मिलके। वेरी एक्साइटिंग। अच्छा हमजा भाई, हमारा एक सेगमेंट है रैपिड फायर। तो मैं आपसे जो भी चीज़ पूछूं, वट एवर कम्स टू योर माइंड, वो इंस्टेंटली आपने मेरी तरफ पिक देनी है, ठीक है? अगर सिर्फ एक ही कवाली पूरी ज़िंदगी आपको पढ़नी हो तो वो कौन सी होगी? मन कुन तो मौला हफ़ाज़ अली मौला। मन कुन तो मौला। एक आर्टिस्ट जिसे आप अंडररेटेड समझते हैं? यार मैं किसी का नाम नहीं ले सकता क्योंकि अंडररेटेड किसी को बोलने में ना, हालांकि ये तारीफ़ी बात होती है कि आप अंडररेटेड हैं, आपको इज्जत, लेकिन लोग बहुत ऑफ हो जाते हैं, बुरा मान जाते हैं इस चीज़ से? बहुत बुरा मान जाते हैं। तो ओवररेटेड भी फिर पूछना मेरे ख्याल से फजूली है। हाँ हाँ, वो ओवररेटेड अंडररेटेड ये सिर्फ नसीब से होता है और इसमें कुछ नहीं होता। अच्छा, लाइव परफॉर्मेंसेज या फिर कोक स्टूडियो, एक चूज करना हो तो? लाइव परफॉर्मेंस। लाइव परफॉर्मेंस। पाकिस्तान का क्राउड बेस्ट होता है या ओवरसीज क्राउड? ओवरसीज में पाकिस्तानी क्राउड। ओवरसीज में पाकिस्तानी क्राउड, ठीक है। स्टूडियो रिकॉर्डिंग या फिर लाइव परफॉर्मेंस? स्टूडियो में लाइव परफॉर्मेंस। स्टूडियो में लाइव परफॉर्मेंस, यस, क्योंकि स्टूडियो में लाइव परफॉर्मेंस सिर्फ कवाल कर सकता है। मॉर्निंग रियाज या फिर लेट नाइट रियाज? वैसे तो रिवायती तौर पे तो लोग मॉर्निंग रियाज ही प्रेफर करते हैं, लेकिन मैं लेट नाइट रियाज, क्योंकि उस टाइम खामोशी होती है, सिर्फ आप होते हैं और सुर होता है। एक कवाली जिससे आप कभी बोर नहीं होते? यार एक कवाली तो नहीं है, वो कवाली है जिससे मैं कभी बोर नहीं होता। कवाली एक ऐसा जॉनर है मैं जिससे बोर नहीं हूँ। एक आर्टिस्ट जिसके साथ कोलैबोरेशन आपका ड्रीम है? ए.आर. रहमान। ए.आर. रहमान। सबसे यादगार आपकी परफॉर्मेंस कहाँ पे थी?
आप सोचेंगे कि इतना सोचना पड़ा है तो वो यादगार कैसे रहेगी। असल में अब इतनी सारी परफॉर्मेंसेस हो गई हैं और हर परफॉर्मेंस अपने साथ एक मेमोरी छोड़ के जाती है, तो वो एक मेंशन करना सही नहीं रहेगा। लेकिन मतलब अमेरिका में बहुत ऐसे मोड़ शोज आए में। हैं और ऐसी ऐसी चीज़ें हुई हैं जो ज़िंदगी में कभी लगता है कि यार ये मेरे साथ हो गई, बहुत करम की बात है। तो बिल्कुल ऐसा हो गया। जैसे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर एक उनका चर्च है 100 साल या 150 साल पुराना, उसमें सिर्फ एक बार कवाली हुई है और वो अच्छा। इत्तेफाक से सिर्फ मैंने करी है। अरे वाह, क्या बात है। अगर कवाल ना होते तो क्या होते? सर मैं साउंड इंजीनियर होता या फिर म्यूजिक प्रोड्यूसर होता। सबसे मुश्किल ऑडियंस पाकिस्तान की होती है ओवरसीज? सबसे मुश्किल ऑडियंस जो होती है जो वो प्लीज करना सबसे मुश्किल, जिस ऑडियंस को प्लीज करना सबसे मुश्किल होता है? पाकिस्तानी ऑडियंस, यस। अच्छा, एक कवाली जो हर पाकिस्तानी को अपनी ज़िंदगी में एक दफ़ा ज़रूर सुननी चाहिए, वो कौन सी होगी अगर किसी ने कभी कवाली सुनी नहीं है? मशहूर में या किसी में भी, मतलब किसी में भी। यार मनकुन तो मौला तो लाजमी सुननी चाहिए। जिस तरीके से हज़रत अमीर खुसरो ने उसको कंपोज किया हुआ है ना, और जिस तरीके से डिफरेंट वर्जन है उसके, सब ने अपने अपनी तरीके से परफॉर्म करने की कोशिश करी। तो वो कवाली का एक, जिसको बोलते कवाली है ही कॉल्स है ना, ये मेंशन करना अब तो हर इंटरव्यू में कर दिया। कवाली कॉल से है और जो सबसे मशहूर कॉल है वो यही है, मनकुन तो मौला। तो वो ज़रूर सुनना चाहिए जिसको कवाली का टेस्ट चखना है। ओके, दैट इज़ इट फ्रॉम रैपिड फायर। एक हमारा बिल्कुल लेटेस्ट सेगमेंट है, एक नया सेगमेंट है जो हम आज आपके पॉडकास्ट से ही शुरू कर रहे हैं, विच इज़ एक ख्याल एक सवाल। तो मैं जिस भी सेलिब्रिटी का जिसका भी नाम लूँगा, उसको आप एक मशवरा या फिर उसके बारे में एक ओपिनियन जो भी आपका है वो देंगे, और एक सवाल अगर आपको उनसे करना हो तो फिर आप वो मुझे बताएंगे। जी, स्टार्ट करते हैं। एक ख्याल एक सवाल। नुसरत फ़तेह अली खान साहब। सर कवाली की दुनिया का सबसे बड़ा नाम। कोई सवाल अगर कभी करना चाहें तो क्या सवाल करेंगे? सर कभी मौका मिले खान साहब से सवाल करने का तो ये सवाल होगा कि इतना ज़्यादा क्रिएटिवनेस कहाँ से आती थी कि वो अभी तक ऐसा लग रहा है कि आज के दौर में भी वो रेलेवेंट है। मतलब कोई ऐसी बात ही नहीं है जो आपने नहीं करी हो। मतलब हर टॉपिक के ऊपर कवाली बना दी और ऐसी कि सुन के लगता है कि बस अब ये वायरल होने वाली है, अब अगला बारी इसकी है, अब अगली बारी इसकी है। तो यस, राहत फ़तेह अली खान साहब। अगेन इस वक्त इस एरा का क्योंकि हैं तो मतलब मशहूर बॉलीवुड से हुए, लेकिन हैं तो कवाली की दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम, बहुत चमकता सितारा। सवाल ही करना चाहें तो? उनसे सवाल ये करना चाहूँगा कि अगर आपको मौका मिले कि आप ये सारा बॉलीवुड हटा के अगर सिर्फ आपको मौका मिले कवाली परफॉर्म करने का, तो कौन सी 3-4 कवाली होंगी जो सिर्फ तबले और बाजे पे आप सिर्फ कौन सी कवाली परफॉर्म करना चाहेंगे? आतिफ असलम साहब। पाकिस्तान की म्यूज़िक इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम। ये वो 2-3 नाम हैं जिनकी वजह से अब हम लोग फ़ख्र से कह सकते हैं कि यस, ये लोग हमारे हैं। आतिफ असलम को अगर अगेन उनका ख्याल आते ही एक फ़ख्र आ जाता है, एक प्राउड आ जाता है। ये वो नाम है जिनकी वजह से हमें फ़ख्र होता है दुनिया में। हम बड़े प्राउडली कह सकते हैं कि हाँ यार, ये लोग हमारे हैं और इनकी वजह से पाकिस्तानी म्यूज़िक पहचानी जाती है। और सवाल ये कि आतिफ भाई, जो पिछले दिनों जो बॉलीवुड का दौर था, हर दूसरे महीने हिट आ रहा था, वो अब हिट क्यों नहीं आ रहा? उसके पीछे वजह कॉम्पोजिशन है, लिरिक्स हैं, या फिर हमारी इंडस्ट्री में इतनी अच्छी मार्केटिंग नहीं है, वो वजह है? आबदा परवीन। उनके सामने मुंह ही नहीं खुलेगा। इतनी आजिज़ हैं, इतनी इनकिसारी में रहती हैं, वो आपको बता देती हैं, आपको फील होने लगता है कि यार आप स्टार हैं। हानिया आमिर। शी इज़ अ ग्लोबल स्टार और यही है कि वो और ज़्यादा पाकिस्तान का नाम रोशन करें। सवाल क्या पूछेंगे? सवाल बड़े कन्फ्यूजिंग हो सकते हैं, तो इसलिए इनसे कोई सवाल नहीं करूँगा मैं। हावी। हावी का ख्याल आते ही दिमाग में नुसरत साहब की कवाली आती है। वो भी अपने ना हुए, वो इस दौर में इस वक्त जो जैनजी पहचान रही है, वो हावी की वजह से पहचान रही है। और हावी से कोई सवाल करना चाहें तो? हावी से सवाल ये करना चाहेंगे कि इतने खूबसूरत लिरिक्स कहाँ से आते हैं? क्योंकि मैंने उनका भी 2-3 गाने सुने जिसका मुझे पता चला कि वो लिखे भी उन्होंने हैं, तो बहुत बहुत डेप्थ है। ठीक है जी। साबरी ब्रदर्स। कव्वाली
कि दुनिया में कव्वाली गाते हुए नाम बनाने वाले कव्वाल, मतलब इनको फ्यूजन की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये वो लोग हैं, ये वो लोग हैं जिनको किसी और म्यूज़िक का सहारा लेना नहीं पड़ा कव्वाली का कर। ये वो लोग हैं प्योर कव्वाली के नाम से कव्वाली को मशहूर करने वाले साबिर भाई। और सवाल कुछ पूछना चाहें? यार इतने बड़े बड़े लोग हैं ना, मतलब इनके सामने बंदा सवाल करे तो क्या करे। कोक स्टूडियो टीम, उनके बारे में कोई ओपिनियन और फिर सवाल? कोक स्टूडियो टीम के पाकिस्तान की म्यूज़िक को जिस तरीके से उन्होंने जिला बख्शी है, अब कोक स्टूडियो हमारा एक प्राउड हो चुका है कि हाँ, कोक स्टूडियो पाकिस्तान दुनिया में बहुत मशहूर है। सवाल ये करूँगा कि जिस तरीके से पहले म्यूज़िक पे काम होता था, अब वो म्यूज़िक से ज़्यादा वीडियो पे क्यों काम हो रहा है? वीडियो पे ज़्यादा फोकस है। ऑडियो से ज़्यादा वीडियो पे ज़्यादा फोकस है। एक सवाल मेरा भी है कि हमजा भाई को अभी तक कोक स्टूडियो में क्यों नहीं बुलाया? यार इसका तो मतलब ये सवाल तो आपको उनसे करना चाहिए। ये मेरा सवाल है। ठीक है जी, जेनजी पे ओपिनियन दें और एक सवाल। जेनजी पे ओपिनियन, बहुत नाजुक लोग हैं यार। बहुत नाजुक लोग हैं, बहुत जल्दी बुरा मान जाते हैं और बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं। छोटी छोटी चीज़ों से खुश हो जाते हैं और छोटी छोटी चीज़ों से बुरा मान जाते हैं। सवाल तो पूछें जेनजी से, क्या पूछना चाहेंगे? इनसे सवाल ये कि यार आखिर चाहते क्या हो? ये मुझे एक चीज़ बना के देते। हर आर्टिस्ट, हर म्यूजिशियन इनको खुश करने में लगा हुआ है, तो उनको पता तो चले कि यार हमारा ये पैरामीटर क्या है कि चाहिए क्या, पसंद क्या आ रहा है? हमजा अकरम, एक ओपिनियन और एक सवाल अपने आप से। अपने बारे में मैं ओपिनियन, एक तालिब इल्म, एक कव्वाली का सीखने वाला, और जो चाहता है कि उसको भी कभी दुनिया एज अ बहुत बड़ा आर्टिस्ट और बहुत बड़ा कव्वाल माने। और अपने आप से सवाल ये कि लाख मैंने बहुत पहले शुरू कर दिया था, लेकिन वो बोलते ना कि जितने भी पहले शुरू कर दिया था, तो सवाल ये है कि यार फिर भी तुमने इतना लेट क्यों शुरू करा? थोड़ा और जल्दी शुरू कर देते तो और अच्छा होता। That is it. Thank you so much हमजा भाई थैंक यू सो for मच। being on the podcast. It was an बहुत मज़ा absolute आया। pleasure. I hope आपको मज़ा आया हो पॉडकास्ट के अंदर। बहुत मज़ा आया, बहुत दिल की बातें कहीं जो रह गई हैं तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम कभी करेंगे। ज़रूर। लेकिन बहुत मज़ा आया। थैंक यू। ज़रूर। अच्छा, आपको पॉडकास्ट पे बुला के अगर मैं आपसे कुछ ना सुनूं तो ऑडियंस फिर मेरे पीछे जो है ना वो भागेगी, तो कुछ भी आप हमें कुछ भी वही सुना जो दें। मैंने मेंशन किया कि एक ओरिजिनल मेरा हाँ, बड़ा मशहूर ज़रूर हुआ था, ज़रूर, that would be amazing. वो लिखा भी मैंने खुद। मैं दंग रह गया हूँ तेरा हुस्न देख कर, आँखों की मस्तियाँ तेरे चेहरे को देख कर, ये चूड़ियाँ ये बालियाँ ये प्यारा सा लिबास, इतना हसीन देखा नहीं मैंने इम्तिजाज, फिर उस पे सुरमदानी से सुरमा लगाना, ऐसे जख्मों पे मेरे दिल के मरहम लगाना, जैसे दीवानगी को मेरी न इस कदर बढ़ाओ, हसीनों अदा से कयामत न ढाओ, कसम है तुम्हें अपना चल हटाओ। Thank you so much. That was Hamza Akram Kawal for you, ladies and gentlemen. Please keep watching the Viral Podcast by Daili Daniel. Like, share, and subscribe. Allah Hafiz.